नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षित पुंडीर। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें पहले चरण के मतदान 10 फरवरी को होने हैं। 10 फरवरी में पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से एक सीट है मेरठ शहर। और सबसे पहले आम आदमी की पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा मेरठ शहर सीट पर हो चुकी है, जिनका नाम है कपिल शर्मा जी। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या क्या हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। तो कपिल शर्मा जी, आपकी क्या रणनीति रहेगी 2022 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सारे श्रोताओं को नए साल की शुभकामना देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महाबीमारी के टाइम पे सब स्वस्थ रहें और कोविड नियमों का पालन करें। हमारी रणनीति जो है वो एक आम आदमी की रणनीति है। जो आदमी प्रताड़ित है, जिसको सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी कहते हैं कि हाँ, मैं हर आम आदमी को खास आदमी बनाना चाहता हूँ, तो हम खास आदमी बनाना है हमें, और उसी नीति के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके 2022 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में क्या क्या मेन मुद्दे होंगे जिन पर आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी? हमारे मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे हैं। पहला हम दे रहे हैं कि भाई बिजली हम आपको फ्री कराएंगे, 300 यूनिट तक बिजली आपको फ्री कराएंगे। किसानों जो परेशान वर्ग है उसकी बिजली माफ़ कराएंगे हम। दूसरे नंबर पे हम बेरोज़गार पे जाते हैं। हम कहते हैं हम 10 लाख जॉब आपको हर साल देंगे। अगर नहीं देते हैं तो आपको भत्ता दिया जाएगा, 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति को भत्ता दिया जाएगा, बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। साथ में हम 80% जो हमारे युवा हैं उत्तर प्रदेश को, उनको एक आरक्षित करेंगे। तीसरे में हम बोलते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी, हमारे केजरीवाल जी आए थे, अभी लखनऊ में आए थे, उन्होंने बोला कि हम उनको हर महीने 1,000 रुपये का भत्ता देंगे। आम आदमी पार्टी का सबसे मेन मुद्दा बिजली होता है। किसी भी राज्य में अगर वो चुनाव लड़ें तो सबसे पहले बिजली के जो बिल होते हैं उनमें माफ़ी दी जाती है। इसी पैटर्न पर अब आपके अखिलेश यादव जी ने भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है और योगी सरकार ने भी बिजली के बिल घटाए हैं। आप पर इसका क्या राय है? देखिए, ये जो लोग हैं ये कॉपी कर रहे हैं हमें। हमारे केजरीवाल जी ने किया है, वो जुमलाबाजी नहीं करी है उन्होंने किया है। वो गारंटी दे रहे हैं, ये लोग गारंटी नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ आपको एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। पर हमारे केजरीवाल जी एक ऐसा शख्स है जो गारंटी के साथ बोलता है कि मैं आपको दूंगा, और जहाँ जहाँ उन्होंने बोला है उन्होंने किया है। आप मेरठ शहर से चुनाव लड़ने वाले हैं, वहाँ पर वर्तमान विधायक रफ़ीक अंसारी जी हैं, उनके काम के बारे में आपका क्या कहना है? उनके काम के लिए आ रहे हैं, आप मुझसे मत पूछिए। कल मैं ब्रह्मपुरी गया था, आप वहाँ की जनता से पूछिए। मैं मचुरान में गया था, आप उनकी जनता से पूछिए। आप गोले कुएं पे जाके पूछ लीजिए। ये तो आपको जनता जनार्दन है साहब, वो बताएगी। मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। आप सड़क पे चले जाइए, आप पब्लिक से पूछिए, वो उनके काम क्या रहे हैं आपको गिना देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है मेरठ शहर की जो मेन समस्याएं हैं जिन पे आप चुनाव लड़ोगे वो क्या क्या हैं? यहाँ पे पानी के निकास की बहुत बड़ी एक समस्या है जो मैंने फील करी है कि यहाँ का जो पानी निकास की व्यवस्था के सोचा ही नहीं गया है। मैं वहाँ मच्छरान में गया था, लोग बड़ी गंदगी तरीके से रह पा रहे हैं, जीवन पालन करना पड़ रहा है उन्हें, और वो मजबूर हैं। वो बोला कि वो पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद बोलता है कि हम कर नहीं सकते क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है। मैं ब्रह्मपुरी एरिया में गया, ब्रह्मपुरी एरिया वाले लोग बोलते हैं जी हमें इस बार नहीं किया गया। तो मैं तो ये जो सरकारें रही हैं सिर्फ धर्म के नाम पर उन्होंने वोट बैंक बनाया है और जनता को सिर्फ प्रताड़ित किया है और कुछ नहीं किया है। अच्छा, मेरठ शहर से बीजेपी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, वो भी मेरठ शहर से चुनाव लड़ते हैं। आप उनको किस तरह से देखते हैं कि आप उनको टक्कर दे पाएंगे या? मैं टक्कर नहीं दूंगा, एक आम आदमी टक्कर देगा। हम तो आम आदमी के बारे में बोलते हैं साहब, और आम आदमी इतना सशक्त हो रहा है कि देखिए आप खुद बोल रहे हैं कि एक आम आदमी टक्कर देगा उन्हें। एक आम आदमी के बारे में सोचिए, और हम उन्हीं के बारे में नहीं बोलना चाहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हो, इवन है तो कहता हूँ यहाँ पे योगी जी आएँ और यहाँ की परेशानियों को समझें, उन्हें निवारण करें। ये जो सारी समस्याएं हैं हम तो सिर्फ उजागर करना चाहते हैं। हम लोगों के पास जाते हैं,
और इस बात को देख के बड़ा ही दिल जो है निर्मय स्थिति में पहुंच जाता है कि इतने टाइम तक देखिए ये एरिया बीजेपी का नॉर्मली गढ़ रहा है। 3 बार यहाँ पे हमारे सांसद जी रह चुके हैं लगातार। यहाँ पे अभी भी 7 में से 6 पे बीजेपी का कब्जा है। पर एक आम आदमी के बारे में किसी भी वर्ग के, मैं ये नहीं कहता एक वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वर्ग के बारे में इन लोगों ने काम नहीं किया है और इससे लिए जनता बहुत नाखुश है इनसे। सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बांटते हैं और उसी विचारधारा में करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो नया समाज है, नए लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग है और जो हमारा नया नौजवान आगे बढ़ रहा है, वो इस चीज़ों को समझ चुका है और केजरीवाल जी को वो एक बेहतर विकल्प के रूप में देख रहा है और हम इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितनी जनता है वो हमें पूरा सपोर्ट करेगी और इस देश की राजनीति को नई डायरेक्शन देने वाले केजरीवाल जी का नाम सर्वप्रथम आएगा और हम उनके फॉलोअर हैं, तो हम जो उनकी नीतियां बनाएंगे उनको फॉलो करेंगे। अच्छा, आपने अभी धर्म की बात करी। बीजेपी सरकार में ही राम मंदिर के जो मुद्दा था उसको हल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। आप राम मंदिर जो बनने जा रहा है उस पर बीजेपी को फायदा होगा या कितना फायदा होगा, इस पर आपकी क्या राय है? आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो आप सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे या बीजेपी को बोलेंगे? अगर आप ये बीजेपी सरकार में हुआ है, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ कि क्या राम मंदिर से बीजेपी आप हमारे संविधान पे एक क्वेश्चन मार्क मत लगाइए। जो ये राम मंदिर बना, ये हमारे संविधान राम मंदिर बनाने का पूरा श्रेय बीजेपी लेती है। मैं इस बारे में आपका स्टैंड जानना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि वही राम भक्त है, ये किसने बोल दिया? हम भी हनुमान भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं। खुलकर कभी कोई पार्टी सामने नहीं आती है कि हम हिंदुत्व के लिए बात करेंगे। हम हिंदुत्व के बारे में कभी बात नहीं करते, हम एक गरीब आदमी के लिए बात करते हैं। और मुझे लगता है जैसे हमारे केजरीवाल जी बोलते हैं कि अगर आप किसी गरीब को एक अच्छा जीवन दे पाओ, उससे बड़ा राष्ट्रवाद नहीं है साहब, उससे बड़ा धर्म नहीं है। हमारे धर्म में विशेष में कहीं नहीं लिखा गया कि आप किसी विशेष वर्ग विशेष को प्रताड़ित करिए, उन्हें तो राक्षस बोला गया है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वर्ग विशेष को प्रताड़ित किया गया योगी सरकार में? देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों से समझिए। अगर वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, पर मुझे लगता है कि उन्होंने किसी का भी विकास नहीं किया है और साथ की तो बात आप छोड़ दीजिए। चलिए, तो ये तो धर्म की बात हुई। शिक्षा पर आपने दिल्ली सरकार में देखा होगा, दिल्ली सरकार जो कि आम आदमी की सरकार है, वहाँ पर स्कूलों में काफ़ी डेवलपमेंट किया गया है। क्या उत्तर प्रदेश में आपकी जो शिक्षा नीति है या शिक्षा में जो सुधार हैं वो योगी सरकार में कितना हुआ? अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या क्या सुधार करेंगे? देखिए, मॉडल दिल्ली मॉडल तो सबके सामने है। इवन हमारे देखिए, दिल्ली बहुत छोटा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश 21 करोड़ की जनसंख्या। देखिए, अच्छा मुझे बात बताइए, एक जनसंख्या बड़ी है, क्षेत्र बड़ा है, पर आइडियोलॉजी तो एक है। नहीं, आप सच्चे आप क्या क्या करेंगे, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। हम जितने सरकारी स्कूल्स हैं उसको इतने स्तर पर लेके जाएंगे कि एक जो वर्ग है जो ये सोचता है कि सिर्फ हम प्राइवेट सेक्टर में ही अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, उनकी ये सोच छोटी पड़ जाएगी। हम एक कॉमन आदमी के बच्चे को सरकारी स्कूल में लेके जाएंगे और सरकारी स्कूल का लेवल उस लेवल पे पहुंचा देंगे कि जहां पे उन्हें पर्याप्त शिक्षा मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे। चलिए, जब शिक्षा से बात हो रही है तो रोजगारी पर क्या कहना है आपका? रोजगारी पे तो हमने बोल दिया, मैंने आपको बताया था, हमारी दूसरी गारंटी रोजगारी की गारंटी है। अपने मनीष सिसोदिया जी आए थे नोएडा में, इन्होंने घोषणा भी करी थी कि हम आपको जो रोजगार देंगे 10 लाख रोजगार हर साल देंगे, नहीं देंगे तो हम 5,000 का आपको मासिक भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता। बताइए, इससे बड़ी बात क्या चाहिए? चलिए, और ये सिर्फ उन्होंने बोला ही नहीं है, उन्होंने पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए हैं, पूरी कैलकुलेशन करी है और कैलकुलेशन करने के बाद ही उन्होंने इसको एक सार्वजनिक तौर पे विस्तार किया है। अच्छा, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, आपको क्या लगता है कि कितनी विधानसभा सीटों पर आम आदमी की विजयी होगी? आम आदमी ही जीतेगा, जो जीतेगा वो आम आदमी ही जीतेगा। नहीं, फिर भी आपका अंदाजा कि आम आदमी अब की बार की आपकी पार्टी पर ही भरोसा जताएगा, कितने आपको लग रहा है? देखिए, हमें इस बात की पूरी यकीन है कि आम आदमी हमारे साथ में आएगा और मैं इस बात को भी कह सकता हूँ, आम आदमी पूरे प्रदेश का आएगा या किसी किसी विधानसभा नहीं, किसी विधानसभा, पूरे प्रदेश का आम आदमी हमारे साथ आएगा। और आप नतीजे देखिएगा कैसे आते हैं लोग। अभी आपके सर्वे हो रहे हैं, सर्वे गलत बताते हैं। आप बताइए, चंडीगढ़ के रिजल्ट से पहले किस सर्वे ने बताया था कि आम आदमी जो है टॉप पे आ जाएगा? जब पहली बार दिल्ली में हमने इलेक्शन लड़ा था तो बताइए कितने सर्वे आए थे? आप देखिए, ग्राफ डेली का ऊपर नीचे हो रहा है
अब अभी तो देखिए, पहले आप आज कल के न्यूज़पेपर में देख रहा था कि जो बीजेपी का ग्राफ है वो ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है। अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो 1 मंथ बाकी है। आप देखिए क्या होता है, समीकरण पूरे बदल जाएंगे। अच्छा, आपने बात की तो मतलब आपको सबसे बड़ा विरोधी योगी जी और अखिलेश यादव में से अपनी पार्टी के लिए कौन लड़ता है जो आपकी पार्टी को टक्कर दे सकता है? मुझे लगता है कि हर वर्ग विशेष जिसने एक आम आदमी के बारे में नहीं सोचा है, वो सारा हमारे विरोध में खड़ा हुआ है और हम उसे ख़त्म करके मानेंगे। अभी जो चुनाव आयोग है, उन्होंने जो चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, उसमें 15 तारीख तक जो रैलियां हैं उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं और वर्चुअल रैली के लिए कहा गया है। आपकी क्या रणनीति है वर्चुअल रैली पे? कि आपकी भी रैलियां हो रही हैं वर्चुअल? हाँ, हमारी वर्चुअल रैलियाँ हो रही हैं। आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे, देखिए संजय भैया हमारे पूरे वर्चुअल रैलीज़ कर रहे हैं। सारे जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं सारे वर्चुअल रैली कर रहे हैं और साथ के साथ में हम डोर टू डोर कैंपेन की तरफ आज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वही हमारे मुद्दे हैं और उसी तरीके से हम आदमी के घर पर जाना चाहते हैं, नॉक करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि एक आम आदमी बहुत पावरफुल है, उसे खास आदमी बनाना है। उस खास आदमी बनने के लिए उनकी मदद की हमें ज़रूरत है। अच्छा, यूपी में सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर होता है। योगी सरकार में कानून व्यवस्था क्या थी, आपकी इस पर क्या राय है? और आपकी अगर खराब थी तो आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, हम संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, ठीक है। अब योगी सरकार ने, वो कहते हैं उन्होंने एक अच्छा किया, गुंडा राज हुआ, गरीब हमेशा वंचित रहा अपने चीज़ों से, उसको न्याय नहीं मिल पाया। आप हाथरस का कांड ले लीजिए, आप छोटे मोटे इतने न्यूज़पेपर में चले जाइए, आप हर दिन आपको कुछ ना कुछ समस्या व्यक्ति विशेष के रूप में उजागर हो जाती है, उसको दबाया जाता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता है, गरीब वर्ग जो है वो दब रहा है। तो हम गरीब आदमी की आवाज़ बढ़ेंगे और इस हमारे संविधान के हिसाब से जो सुख सुविधाएं, जो न्याय उन्हें मिलना चाहिए, वो हम उन्हें दिलाएंगे। अच्छा, महिला सुरक्षा पर आप कुछ कहेंगे? महिला सुरक्षा के बारे में तो आप देखिए, खुद ही बोलते थे कि उन्होंने बोला था कि वो रात में निकल सकती हैं। आप अभी चले जाइएगा नहीं, निकल सकती हैं तो अभी निकल रही हैं तो योगी जी की सरकार है। अब मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हम महिलाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, उन्हें ये एहसास दिलाना चाहते हैं। मतलब अभी महिला सुरक्षित है या नहीं? नहीं, अभी इतना आप हाथरस का कांड बताया, आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आज भी न्यूज़पेपर में देखिए चीज़ें हो रही हैं। अगर आप किसी, और ये जो समस्याएं हैं वो एक बार नहीं होती हैं। आप न्यूज़ पे उठाइए, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा भी नहीं बोलूँगा मैं, एक स्पेसिफिक एरिया में जो समस्याएं एक रिपीटेड इंटरवल में होती हैं, बार बार हो रही हैं, तो आप मुझे बताइए कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, आप बताइए किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ समस्याएं हैं, आप देखा होगा चैन छीन रही है, अपराध हो रहे हैं, तो उस पर प्रशासन क्यों एक्शन नहीं लेता है? क्यों उस चीज़ों को रोका नहीं जाता है? आप आज संडे के देखिए, अगले संडे में फिर वही घटना वहाँ हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी की प्रशासन को लेनी तो पड़ेगी। अच्छा, अब की बार 2022 में जो मेन मुद्दा नज़र आ रहा है वो किसान है। किसानों को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी और क्या क्या नीतियाँ रहेंगी? देखिए, हमारे किसान वर्ग जो है वो बड़ा ही, मैं बोलूँगा बहुत सीधा वर्ग है। इन लोगों ने उसको उपेक्षित किया, उसको समझा नहीं, और जीत हमेशा सत्य की होती है। ये 3 कानून लेके आए, इन्होंने उनको खूब जिस तरीके से दबाना चाहते थे सब तरीके से दबाने की कोशिश करी, पर हमेशा सत्य विजयी होता है। वो आप देख सकते हैं, इन्हें कानून वापस लेना पड़ा इलेक्शन की वजह से, और हम उनको सारी सुख सुविधाएँ लाएंगे, उनके बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे, उनको चिकित्सा मुहैया कराएंगे, उनकी जो उपज है, जो उनकी खेती है, जो उनका अनाज है, उसको अच्छी कीमत पे उनको दिलाएंगे और उनके जीवन को सम्मान दिलाएंगे। जो किसान वर्ग एक ऐसा सम्मानित फील कर रहा है, उसे हमें सम्मान दिलाना है, उसे रियलाइज़ कराना है कि वो ही इस देश का अन्नदाता है, असली अन्नदाता। सिर्फ बोलने से अन्नदाता नहीं बन जाता है, आपको उसको रियलाइज़ कराइए कि वो अन्नदाता है और हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, आप चुनाव प्रचार के लिए अपनी विधानसभा में धरातल पर क्या क्या काम कर रहे हैं, हमें ये बताइए। देखिए, कोविड नियमों का पालन करते हुए हम बड़े डोर टू डोर कैंपेन में विश्वास रख रहे हैं। हम लोगों से जा रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं। अभी कल मैं ब्रह्मपुरी में गया था, वहाँ पे एक मंदिर में पानी की व्यवस्था नहीं है,
तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देखिए आप करिए, जो भी सहायता है मैं कर पाऊँगा। तो जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, मेरे रिसोर्सेज हैं, मैं उनकी मदद करने की आगे बढ़ रहा हूँ। और साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये समाज में जो प्रशासन है ये गरीब वर्ग को समझे, उनकी परेशानियाँ हैं। वो बता रहे हैं वो पार्षद के पास जाते हैं, हर महीने जाते हैं, पर पार्षद जी सुनते नहीं हैं उनकी बातें। तो अच्छा। बताइए, तो हम जो जितने भी हमारे आधिकारिक रूप हैं और जितने हमारे पास वैकल्पिक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम सबके साथ उनके साथ मदद करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप कोई आखिरी संदेश या अपील अपने विधानसभा वासियों से करना चाहते हैं तो वो क्या होगी, आप बताइए दर्शक। मैं आपके माध्यम से अपने मेरठ वासियों को यही बोलूँगा कि आपने बहुत कुछ देखा है। आपने बीजेपी देखी है, आपने बसपा देखी है, आपने सपा देखी है। हमारे केजरीवाल जी अभी लखनऊ में गए थे, उन्होंने कहा था कि हम काम के लिए वोट मांगते हैं, काम के लिए वोट दीजिएगा। अगर वो काम करे तो दोबारा वो 5 साल बाद पूछ के आएंगे आपसे, क्या तो, वरना वो नहीं आएंगे। तो आप धार्मिकता को छोड़कर एक धर्मनिरपेक्ष रूप में, आप लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप जातिवाद में मत फंसिएगा, आप धार्मिकता में मत फंसिएगा, सिर्फ और सिर्फ विकास की तरह आप आगे बढ़िएगा। और एक सच्चा ईमानदार जो सुबह शाम सिर्फ ये सोचता है कि मैं आम आदमी को खास आदमी कैसे बनाऊं, आप उसकी मदद करिएगा। आप उसे मदद देंगे तो वो देश में परिवर्तन लाएगा, पर राजनीति को एक नई दिशा दे देगा, जहाँ पे लोग निम्न वर्ग के बारे में सोचेंगे, उनकी खुशहाली के बारे में सोचेंगे, उनके बच्चों को चिकित्सा मिलेगी, उनके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, उनके विकास होगा, एक जीवन शैली उठ जाएगा। और साथ में हम जो हमारा देश है भारत, हम कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ सब लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं, और हम अपनी एक आइडियोलॉजी जो है वो, आप विश्व में जाओगे तो भारत को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, जहाँ पे हर वर्ग का आदमी खुशहाल रहता है, प्रेम मोहब्बत से रहता है। तो आप उस उदाहरण की तरफ हमें आगे ले जाइए, और मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और विजयी भवेंगे। बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मेरठ की शहर विधानसभा से आम आदमी के प्रत्याशी कपिल शर्मा जी।